गाइडर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्रोग्राम कार्यक्रम में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले जो क्लास था वह इस बात के लिए था कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या है। आज हम जिन चीज़ों को पढ़ना है उनका प्रारंभ कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है, जो पहला लेसन है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। हम 1947 से 15 अगस्त 1947 से आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में जो परिवर्तन किए गए, कब किए गए, क्यों किए गए और इन परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और देश के आज़ादी के समय अविकसित अर्थव्यवस्था थी, आज हम विकसित अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इस 70 साल के लंबे अंतराल में भारत ने किन किन आर्थिक दुश्वारियों को और किन किन आर्थिक नीतियों का सहारा लेकर के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको हम पढ़ने का कार्य करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम चरण 1947-1950 लिखा हुआ है, तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 1950 से जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और पंचवर्षीय योजना के साथ ही प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाएगी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाएगी या मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएगी। पूरी दुनिया में 19वीं-20वीं शताब्दी से यह देखने को मिल रहा है कि दुनिया में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था के मॉडल देखने को मिलते हैं। एक मॉडल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसका अग्रणी देश अमेरिका है। अमेरिका अपनी आज़ादी के साथ ही एडम स्मिथ के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में आज देखने को मिलता है। 1776 से ही उसने इस मॉडल को स्वीकार किया, पूंजीवादी स्वरूप, और इस स्वरूप में दिन प्रतिदिन विकास होता रहा, विस्तार होता रहा और वो आगे चल रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। सरकार सिर्फ ये देखने, सरकार उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है। सरकार सिर्फ ये देखती है कि जो बड़े उद्योगपति हैं वह स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं कि नहीं। उनको सरकार के द्वारा व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और वो स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने उद्योगों का विस्तार करते हैं। सरकार उनसे समय समय पर टैक्स लेने के लिए और उनके द्वारा किसी का शोषण न किए जाने के लिए ही प्रतिबद्ध होती है और उसी कार्य को देखती है। दूसरा जो मॉडल दुनिया को देखने को मिला था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी, जिसको समाजवादी मॉडल कहते हैं, इस मॉडल का जो रूप देखने को मिला है वह सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, वह 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने जब उस देश की शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया तो उसने जार के अत्याचार से अपने देश को बचाने के लिए और उस देश की जनता को आर्थिक कंगाली से निकालने के लिए जिस मॉडल को स्वीकार किया उसे साम्यवादी मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होता है। ये कहा जाता है कि सरकार के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था, मतलब उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान तरीके से चीज़ों का बंटवारा किया जाता है और सरकार सारी अर्थव्यवस्था पर अपना पकड़ बनाए रखती है और उसी के अनुरूप वो कार्य करती है। इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में, अपने अनुभव में जो दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था उसमें यह बताने का प्रयास किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होता है और गरीब गरीब होता चला जाता है।
यह शोषण प्रधान अर्थव्यवस्था है, यह जनता के हित के लिए नहीं है। इस नाते उन्होंने जिस मॉडल को बताया उस मॉडल को बाद में 1917 के बाद और ये कहिए 1923 के बाद सोवियत संघ में अच्छी तरीके से लागू किया गया। यह ठीक है कि जब 1990 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो ये कहा जाने लगा कि क्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का चरम रूप यही है। तो यह एक अलग विषय है कि वह क्यों धराशायी हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था अंदर से इतनी खोखली हो गई कि सरकार के नियंत्रित होने के नाते सरकार उसको सही तरीके से आगे बढ़ा नहीं सकी, जिसके नाते वो अर्थव्यवस्था टूट गई, धराशायी हो गया और वह राज्य देश के रूप में आज विभाजित होकर के 15 की संख्या में आज पढ़े जाते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था जो दुनिया ने देखा उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया के सामने आर्थिक संकट आया, ऐसे में कीन्स नामक ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसको 1940 में फ्रांस ने अपने देश में स्वीकार किया और उसको अपने देश में लागू करने के बाद फ्रांस की जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था थी वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है और फिर वह बहुत तेजी से खड़ा होकर के और एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आगे चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे सामने थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ तब ये था कि इनमें से किस मॉडल को हम स्वीकार करें कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का सही तरीके समुचित विकास हो सके, क्योंकि अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को ऐसे जगह पर छोड़ के गए थे कि जहां पर इस पूरे भारतीयों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं थी, किसी के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था नहीं थी। मतलब सारे उद्योग, कुटीर उद्योग बंद हो चुके थे, बड़े उद्योग नाम मात्र के थे। ऐसे में इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाना इस देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो चुका, क्योंकि नेताओं के कहने पर लोगों ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और यह वादा किया गया था कि देश के आज़ाद होने के बाद हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लिहाजा अब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि देश के आज़ाद होने के बाद सारे लोगों की सारी व्यवस्थाएं करना। ऐसे में देश की आज़ादी के बाद जिस मॉडल को स्वीकार किया गया उस मॉडल का नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। सरकार क्योंकि संविधान के तहत बंधी हुई है, इस नाते सरकार को वह सारे कार्य करने पड़ते हैं जिस कार्य से फायदा न होता हो। जैसे मेडिकल सुविधाएं देना, सरकार निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाती है कि जिससे गरीब भूखों न मरने पावे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो यह सारे काम जो फायदे के नहीं हैं लेकिन जरूरी है यह सरकार करती है। तथा इसके अलावा अन्य भी उत्पादन के कार्य जिसमें सरकार को कोई बहुत फायदा नहीं होता और कभी कभी नहीं भी होता लेकिन सरकार करती है, वह काम सरकार करेगी। तथा पूंजीवादी व्यवस्था में वह बड़े उद्योगपति जो भारत में इसके पहले से उद्योग करते आ रहे थे उनको सरकार के द्वारा यह रियायत दी जाएगी कि वह ऐसे चीज़ों का, उद्योगों का विकास करें या ऐसे चीज़ों में वो अपने को इन्वॉल्व करें या ऐसे उद्योगों को विकसित करें जिससे उनको फायदा होता है तथा उन चीज़ों की आवश्यकता भारत की जनता को हो। जैसे हम लोहे का उद्योग देखते हैं, लोहे के जो कारखाने टाटा ने शुरू किए वह फायदे का धंधा था, लेकिन लोहे की आवश्यकता घर बनाने के अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है, वो वही लोग करते हैं जो थोड़े संपन्न होते हैं, तो उसमें किसी मदद की जरूरत विशेष नहीं होती है। इस प्रकार के वह सारे कार्य जिसमें उद्योगपतियों को फायदा, सीमेंट का कार्य था, ऐसे उद्योग जिसमें फायदा होता था उसमें उद्योगपति इन्वॉल्व होते थे और वो उनको लेके चलते थे। और शेष उद्योग जिनमें उद्योगपतियों का योगदान नहीं होता था, सरकार उनको अपने आर्थिक मदद से चलाने का प्रयास करती थी जिससे कि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम यहाँ कर सकें। हमें कम से कम आयात करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में आयात करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी। तो ये था मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमको पंचवर्षीय योजना को पढ़ना पड़ेगा। जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना और अपनी औद्योगिक नीति, सरकार
पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति के द्वारा अपनी नीतियों को स्पष्ट करती है कि हम किस प्रकार के मॉडल को, किस प्रकार के स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उनसे देश का विकास होगा। क्योंकि इस मॉडल के जन्मदाता नेहरू जी थे, इस नाते इस मॉडल को नेहरू मॉडल कहा जाता है। अब हम आते हैं द्वितीय चरण में। दूसरा चरण शुरू होता है 1969 से। यह मॉडल 1969 से इसलिए शुरू होता है कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। उसके बाद शास्त्री जी 2 साल के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अकस्मात उनका भी देहांत हो जाता है और गद्दी इंदिरा गांधी के हाथ में आ जाती है। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, उस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए उन्होंने 42वां संविधान संशोधन भी किया और उन्होंने लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा, गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि अब इस गरीबी की समस्या का संपूर्ण समाधान हमारी सरकार करेगी। उन्होंने इस काल में बहुत बड़ी संख्या में संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया। जैसा पहली बार हम देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के काल में किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण इनके ही शासनकाल में किया जाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब सरकारी उपक्रम बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना इस कार्यकाल में किया गया। देखिए, ये कहा जाए कि ये सब गलत, ऐसा नहीं है। इनको आगे चल करके योग मैनेजमेंट तथा राजनीतिक प्रश्न न मिलने के नाते ये संस्थाएं घाटे में चलने लगी और बाद में सफेद हाथी के रूप में इनको पढ़ा जाने लगा। तो ये सिर्फ नुकसान के लिए जानी जाती। सरकार ठीक इनको फिर ठीक करने का प्रयास की। कोई संस्थाएं फायदे में आ गई और कोई संस्थाएं घाटे में थी, जिनको विनिवेश आयोग के द्वारा उनके शेयर को बेचकर ठीक करने का प्रयास किया गया। तो जो द्वितीय चरण होता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसका कार्यकाल 1969 से 1991 तक का समय माना जाता है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की पूरी परिकल्पना इंदिरा गांधी के दिमाग की उपज थी और यह उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन किया था। इस परिवर्तन का परिणाम हुआ कि शुरू में तो अर्थव्यवस्था ठीक थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर राज्य का प्रारंभ किया गया था, इस इंस्पेक्टर राज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया और उसका परिणाम हुआ कि 1991 आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे गड्ढे में चली गई, एक ऐसे दलदल में फंस गई कि हमको अपने 15 दिन के आयात करने के लिए सोने को गिरवी रख करके भुगतान करना पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से घाटे की अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। अब हम तृतीय चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण 1991 से आज तक का माना जाता है। तृतीय चरण, जिसे नव उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अर्थव्यवस्था को भारत में लागू करने का श्रेय नरसिम्हा राव, जो उस वक्त प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री बने, इन्हीं दोनों लोगों को जाता है। इन दोनों लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया। जुलाई 1991 में जो औद्योगिक नीति आई, जो बजट बना और जो सारे आदेश जारी किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उसमें यह बात कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी तक बंद अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को अब खोला जाएगा और कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी संस्था, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में FDI के रूप में, पी नोट्स के रूप में भारत में पैसा लगा करके उद्योग कर सकती है, क्योंकि भारत में संसाधनों का अभाव था, भारत में योग मैनेजमेंट का अभाव था तथा अच्छी टेक्नोलॉजी की कमी थी। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में जाती है तो वह जानती है कि हमको उस देश में चल रहे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ऐसे में वो हमेशा अपनी पूंजी ले जाती है, अपनी अच्छा मैनेजमेंट ले जाती है
और जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको ले जाती है, जिससे वह जिस चीज़ का भी उत्पादन करे, चाहे कार का उत्पादन करे, चाहे मोबाइल का उत्पादन करे, चाहे लैपटॉप का, उन चीज़ों में उसका उत्पादन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता हो, जिससे वो बहुत जल्दी मार्केट में अपने को स्टैब्लिश कर ले और प्रॉफिट में चली जाएगी। तो ऐसे लिए इन लोगों का रास्ता जब खोला गया तो बहुत बड़ी संख्या में भारत में पूंजी आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरनी प्रारंभ हुई। आज जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले ये पढ़ने को मिला है कि रिजर्व बैंक के पास जो मौद्रिक कोष है वह 513 अरब डॉलर का है। यह 15 अगस्त 1947 के बाद की सबसे बड़ा रिजर्व कोष है। यह भारत के आर्थिक मजबूती को प्रदर्शित करता है कि भारत दिन प्रतिदिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करता चला जा रहा है, क्योंकि वही 1991 था कि जब हम सोना गिरवी रख करके अपने सामान के आयात का भुगतान करते थे। और आज मेरे पास इतना कैश रिजर्व है कि अगर साल भर तक हम सिर्फ आयात करें और निर्यात न भी करें तो भी हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे मजबूती के साथ बढ़ रही है। हम अब 5वें 6वें पादान पे चल रहे हैं। ये ठीक है कि यह अनलॉक और लॉक के चक्कर में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी गति रुक गई है, लेकिन यह गति भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है। और ऐसे में भारत ने वर्तमान समय में जो संरक्षणवाद का दौर प्रारंभ हुआ है, जिसको हम 2017 से अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि 1991 के बाद पूरी दुनिया में एलपीजी का दौर प्रारंभ हुआ। यह एक ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था को, भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को खोल करके और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूरी दुनिया पर व्यापार करने की आज़ादी देती है। 1990-91 में जो सोवियत संघ का पतन हुआ, जर्मनी एक भाग में बना, इसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया में 1990-91 के बाद अर्थव्यवस्था का जो नया स्वरूप आया, जिसको हम एलपीजी के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, उस अर्थव्यवस्था को 2017 में इस खुली अर्थव्यवस्था को संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने का काम अमेरिका ने प्रारंभ किया, क्योंकि अमेरिका ट्रंप के आने के बाद बहुत लंबे समय तक घाटे की अर्थव्यवस्था में जीना नहीं चाहता था और घाटे से निकलने के लिए उसने इसका सहारा लेना प्रारंभ किया। वर्तमान में जब चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए, क्योंकि राजनीतिक रिश्ते जब खराब होते हैं तो उनका असर आर्थिक रिश्तों पर पड़ता है, और जब राजनीतिक रिश्ते खराब हुए तो उसका असर जो आर्थिक रिश्तों पर पड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत जिन चीज़ों का चीन से आयात करता था, अब उन चीज़ों को आयात करने पर प्रतिबंध लगा रहा है और वह कह रहा है कि हम अपने देश में अपने इंडस्ट्रियों को संरक्षण देंगे कि जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, खास करके अप्रैल के बाद आपने देखा होगा कि नई नई आर्थिक नीतियां शुरू की गई हैं। इन नीतियों के द्वारा जिनमें लगभग 20 से 21 लाख करोड़ रुपए का मदद दिया गया है और अक्टूबर में एक नया पैकेज आ रहा है उन लोगों के लिए जो छूट गए थे। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए यह सारे पैकेज संरक्षणवाद को कहीं न कहीं मदद करेंगे, जिससे कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग है, ये सब आत्मनिर्भर हो सकें, मजबूती से खड़े हो सकें और चीन से जब प्रतिबंध लगाया जाएगा आयात पर, उन वस्तुओं की सुनिश्चित कर सके, पूर्ति बनाए रखे, जिससे कि देश के अंदर रहने वाले लोगों को कोई किसी चीज़ की कमी न हो, और अगर संभव हो तो हम अच्छे माल का उत्पादन करें कि हम अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ उन चीज़ों का निर्यात भी कर सकें। तो यह
भारत की अर्थव्यवस्था का एक नया प्रारंभ हो रहा है, नया दौर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम भारत हर प्रकार की चीज़ों का भारत के अंदर उत्पादन होगा। यहाँ आवश्यकताओं के बाद हम निर्यात भी करेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होगी। हमारा जो चालू खाता घाटा है वह धीरे जो लगभग 160 अरब डॉलर का है, वह अगर हम बहुत अच्छी मात्रा में चीज़ों का उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं तो यह चालू खाता घाटा धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटा यह दोनों घाटा भारत की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर इन दोनों घाटों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, भारत की भी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी होगी और हम अपने संसाधनों का अन्य चीज़ों में प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। और हम जो ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इससे निकल करके हम उद्योग और सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे, क्योंकि उद्योगों का विकास ना रोजगार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है, तथा हम अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अगर उनका अच्छा उत्पादन करते हैं तो हम तेजी से उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे इधर हमको आंकड़ा पढ़ने को मिला है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करा, क्योंकि कपास के उत्पादन में बहुत अच्छी स्थिति में है, उनके वहाँ श्रम लागत कम पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छे प्रकार के टेक्सटाइल सिलाए वस्त्रों का अमेरिका या पश्चिमी यूरोपीय देशों को बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है और हमारा निर्यात कम होने से हमें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो यह है तीसरा चरण है। तीसरा चरण 1991 से शुरू होकर के आशा चल रहा है और आने वाले समय में भी यह जो मध्यम दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार है, यह अपनी विचारधारा को इस विचारधारा के साथ जोड़ करके तेजी से चलने का कार्य कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ना ये 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था के किए गए अच्छे नीतिगत कार्यों का प्रभाव है कि आज हमारे जीडीपी में सबसे अधिक योगदान अगर जिस क्षेत्र का है वो सेवा क्षेत्र का है, दूसरे नंबर पर उद्योग है और तीसरे नंबर पर कृषि का स्थान आता है। वर्तमान में यह कहा जा रहा है कि 18.2% का योगदान 2020-21 में कृषि क्षेत्र का रहेगा, क्योंकि इस दौर में थोड़ी मंदी का प्रभाव रहा है और सारे आंकड़े जो औद्योगिक उत्पादन के हैं वो बहुत ही कम है, निगेटिव में आ रहे हैं। ऐसे में कृषि और छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कृषि कार्य में लोग लगे रहते हैं और उनके द्वारा कृषि वस्तुओं का उत्पादन होना और उनका उपभोग तथा निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। और वर्तमान में हम गेहूं और चावल इन दोनों खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर, यह इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। हम वर्तमान में बासमती चावल तथा मोटे चावल का निर्यात भी करते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए ही बहुत ही अच्छा सूचक माना जाता है। इसी के साथ आपका यह लेसन समाप्त होता है। इस लेसन के साथ आपको कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट नीचे दिए जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा तथा इसके संबंध में अगर कोई सुझाव देना हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप उसके दिए गए नंबर से यह प्रश्न पूछ सकते हैं तथा जो भी बात कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत जल्दी हम इसके अगले लेसन में थर्ड पार्ट में आपसे मिलेंगे, तब एक नए टॉपिक पे नए तरीके से और करंट के सारे टॉपिकों को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हुए आपसे चर्चा करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी